हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में और पढ़ाई में। मेरा नाम है राहुल और शिक्षा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं करता हूं आपका एक बार फिर से स्वागत। क्यों मिल रहे हैं हम यहाँ? क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको 9th में जो हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, उसमें चैप्टर नंबर 3 और नाम है जिसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले यदि आपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि मैटर और सराउंडिंग्स वाला, मतलब पूरा नाम नहीं लिया मैंने, पर बच्चों आप समझ गए होंगे ना, चैप्टर नंबर 1 जब हमने मैटर की बात की और चैप्टर नंबर 2 यानी कि जब हमने मैटर को प्योर या इम्प्योर की तरीके से जाना। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए उन वीडियोस को देख लीजिए। अब यदि आपको उन वीडियोस को देखना है तो एक काम तो करना पड़ेगा। पहला काम, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। यदि आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले काम तो वो करना है। दूसरा क्या काम करना है, सब्सक्राइब के बाजू में एक बटन होता है ना, बेल आइकन, वो भी दबा लो। क्यों? क्योंकि यदि जो भी अपडेट्स आपको चाहते हो मिलना जल्दी जल्दी, कैसे मिलेंगे? तभी तो मिलेंगे ना जब आपने सब्सक्रिप्शन वाला बटन के साथ साथ तो बेल आइकन वाला बटन भी दबाया होगा। तो चलिए इसी बात से हम शुरू करने वाले हैं क्या, हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं है। लॉजिकली मैं आपको बताऊं तो आप ऑलरेडी यदि पिछले चैप्टर्स देख चुके हो, यानी कि मैटर और मैटर के बाद मैटर इज प्योर और इम्प्योर वाली बात आप कर चुके हो, तो आपको ना एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि सर मैटर को हम जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैटर किस चीज से मिलकर बना था, पार्टिकल से। उसकी बात करते हैं ना, उसी पार्टिकल को अब हम पार्टिकल ना बोलकर एटम्स बोलना शुरू करने लगेंगे। बेसिकली आप नया नाम दे दोगे, जो आप पढ़ के आए हो ना, पार्टिकल 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 जो हम बोल रहे थे, अब उस पार्टिकल का क्या नाम रख दोगे आप, एटम्स बोलना शुरू कर दोगे। मतलब वही बात हो गई कि घर में बच्चा आया, शुरुआत में हमें उसका कुछ नाम नहीं पता था तो कुछ भी बोल दिया, पप्पू, छोटू, इमका, ढिमका। लेकिन बाद में जब वो बड़ा होना शुरू हुआ, जब हमने उसके बारे में और जाना, लोगों से मिलवाना शुरू किया, तो भैया उसका नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आपने हमने क्या नाम रख दिया उस पार्टिकल का, एटम नाम रख देना है। ठीक है, चलिए अब इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सेक्शन में आप क्या देखने वाले हैं, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो 9th के चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, पहले तो हम जानेंगे कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल की हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हमें अतीत में जाना है, बस हमें 2-3 साइंटिस्ट के बारे में जान लेना है, 2-3 ऋषियों के बारे में जान लेना है जिन्होंने सबसे पहले या बहुत अच्छे से हमें इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी दी थी। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जब आपको पहली बार कोई बात बताता है तो वो आपको याद भी रह जाती है और उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसी ही बात कुछ ऋषियों ने की थी, कुछ साइंटिस्ट ने की थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन की। अच्छा, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो अपने आप में कुछ नहीं है, इसके अंदर 2 लॉज होते हैं। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं, हमें निकालना है क्या प्रभु जी, हमें निकालना है हमारा पेन। तो पेन आएगा, ये पेन, और ये पेन हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ठीक है, चलिए तो हमने क्या जाना है, इस कॉम्बिनेशन वाले लॉ के नहीं, हमने इसके अंदर जाना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसकी बात करेंगे जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्दर अगले जब हम क्लास में या अगले जब हम सेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे डाल्टन साहब। इसका नाम ना याद रख लो, ये नाम जो है आपको अभी नहीं, 9th में नहीं, आपको ना थ्रू आउट योर जर्नी, जब तक आप 12th तक जाओगे तब तक ये नाम आपको दोबारा मिलेगा केमिस्ट्री में। ये बार बार घूम घूम के आएगा, डाल्टन साहब, डाल्टन साहब, डाल्टन साहब, डाल्टन बाबा जिसको हम बोल देते हैं हमारी भाषा में, हम उसको ना हंसी मजाक में बोल देते हैं डाल्टन बाबा। तो बेसिकली ये डाल्टन साहब आपको अभी नहीं बाद में मिलने वाले, तो इनका नाम पकड़ के चलो। और ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले प्रॉपर बात, प्रॉपर मतलब एकदम थोड़ा सा एकदम लॉजिक के साथ, थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ किसने बात की थी, डाल्टन साहब ने हमारे सामने एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा की थी, तो उनको पढ़ेंगे। फिर हम प्रॉपरली थोड़ा सा और जानेंगे भैया कि इस एटम को आपने इतना इंटरेस्ट के साथ, इतना खोजबीन के साथ क्यों रखा है, तो वो एटम बेसिकली है क्या, है ना। हम उनके सिंबल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कि आप सोडियम सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम, कार्बन कार्बन कहते तो हो, पर यदि मुझे इसको लिखना है तो मुझे कैसे दिखाना है, तो उसका कोई सिंबल होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, फिर इनका मास होता है तो हम उसको एटॉमिक मास, एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, उस पर बात करेंगे, है ना। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि भैया वो एटम जो है मॉलिक्यूल किस कंडीशन में बनेंगे। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। हालांकि इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको चैप्टर की शुरुआत में ही दे दूंगा, बट फिर भी हमें और डिटेल करना है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे,
एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की। फिर हम बात करेंगे कि भैया ये जो आयंस हैं वो क्या है, और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, वो क्या चीज है। ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है, ये सब भी बात करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। इसको भी अच्छे से समझना है क्योंकि ये जो मोल शब्द है ना, ये मोल शब्द आपको बहुत लंबे समय तक फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलेगा। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, आपको फिजिक्स में भी ये शब्द मिलेगा, है ना। जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये मोल वर्ड आपको मिलेगा, तो वो मोल कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ना ये कंफ्यूज भी बड़ा करता है, बहुत सारे लोगों को बड़ी क्लासेस तक समझ में नहीं आता, इसलिए आपको वो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो ये तो सिर्फ आपके टॉपिक्स थे जिनको हमें कवर करना है, लेकिन हम आते हैं फटाफट से हमारे चैप्टर पर। और चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। बिफोर गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको फटाफट से एक चीज बता देता हूं बच्चों, वो ये कि 9th का जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो ना एक शब्द हमने समझा था मैटर। क्या समझा था, मैटर। जिसको भी ये शब्द पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता एक बार जाके पहले देखो बच्चों। मैं फिर भी बता देता हूं, देखो अपने आसपास तुम जो भी देख रहे हो, ये मैं इसलिए भी दोहरा रहा हूं क्योंकि जब हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं एक शब्द बीच में आएगा, मैटर। इसलिए पहले मैं आपको मैटर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ग्लास का बॉटल देखा है, या ये ग्लास की आपके पास क्या समझिए, बॉटल बोल रहा हूं बेटा, ये अपने आप में एक कांची ग्लास है। ये जो पानी है वो आप देखते हो, ठीक है। खाने पीने के आइटम्स आप देखते हो, बैठने के लिए चेयर, घास, सब अपने आसपास जो भी इस समय देख रहे हो वो सारी चीजें मैटर है, मैटर है, मैटर है और मैटर है। वो वाला मैटर नहीं है जो हमारे दोस्तों के साथ होता है, किसी दोस्तनी के साथ हो गया, वो मैटर नहीं है। मैटर का मतलब जो भी अपने आसपास आप देख रहे हो। अब आप अपने आसपास यूजुअली बहुत सारी चीजें देखते हो, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, और वो गैस फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब आपको ये एग्जाम्पल में बताता हूं तो ये जो कांच की ग्लास है, सर इसमें जो कांच वाली ग्लास है वो तो सॉलिड है, पानी लिक्विड है। सर ये जो खाना हमें दिखाया जा रहा है सॉलिड है, पर इसमें ये देखो चटनी जैसा कुछ तो दिख रहा है, ये लिक्विड है। सर सॉलिड है लेकिन इसके आसपास सराउंडिंग्स में एयर भी तो है, गैस भी तो है। तो वो सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो भाई साहब क्या है, मैटर है। पर ये मैटर मैटर जो आप कह रहे हो, क्या हम सिर्फ देख के बताएंगे कि ये मैटर है, फलाना चीज मैटर है, ये पेन मैटर, क्या मुझे देख के एग्जाम्पल दे के बताना है? नहीं, आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। और वो डेफिनेशन ये कहती है कि यदि किसी भी चीज के पास कोई मास है और साथ में यदि वो चीज स्पेस यानी कि जगह कवर कर रही है, इसको मैं वॉल्यूम भी बोल सकता हूं। मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास थोड़ा बहुत मास है, मास का मतलब जब मैं उसको पकड़ूं तो मुझे उसका वजन महसूस हो। जैसे मैं ये पेन पकड़ रहा हूं, मुझे वजन महसूस होगा। जब मैं ये टेबल उठाऊंगा, सॉरी बेटा टेबल नहीं तो कुर्सी है, कुर्सी उठाऊंगा तो वजन महसूस होगा। खाने को पकड़ूंगा तो वजन महसूस होगा। वाटर ग्लास को पकड़ूंगा तो वजन महसूस होगा ना। इसका मतलब यदि किसी भी चीज में मास है और यदि वो चीज जब रखते हैं तो वो स्पेस यानी कि जगह कवर करे। फॉर एग्जाम्पल जब आपने इस ग्लास को रखा तो इसने जगह कवर की ना, इतने हिस्से में इतने हिस्से को कवर कर लिया। जब मैंने इस टेबल पे खाने को रखा तो इस जगह पे कुछ और नहीं रख सकता, वहां सिर्फ ये रखा हुआ है ना। यदि मुझे इतने हिस्से पर कुछ और रखना है, मान लीजिए मुझे ये जो सेफल है या जो भी आइटम आपको दिख रहा है इसको उठा के यहां रखना है, तो बेटा मैं इसके ऊपर तो रख सकता हूं, लेकिन यदि मैं चाहूं कि नहीं इसको हटाओ और इसकी जगह इसको रख दो, तो ये पॉसिबल तभी होगा ना जब मैं इसको बोलूंगा तो अपनी जगह से हट जाओ। मतलब एक ही जगह पे दोनों लोग तो नहीं आ सकते। हाँ, एक के ऊपर एक आ सकते, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक के ऊपर एक नहीं आना, एक ही जगह पर दोनों को बैठना है लेकिन अलग अलग, ऐसा संभव नहीं है, एक को हटना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी कोई चीज आप देखते हो तो बेटा वो स्पेस यदि जगह कवर कर रही है, इसका मतलब वो हमारी मैटर की कंडीशन को फॉलो कर रही है। सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो आपके आसपास नजर आ रही है और उसमें यदि मास और स्पेस वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि उसमें कुछ वजन है और यदि वो जगह कवर कर सकती है, तो वो आपके लिए मैटर है। फिर वो चाहे सॉलिड हो, फिर वो चाहे लिक्विड हो, फिर वो चाहे गैस हो। लिक्विड का एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो पानी में बेटा वजन होता है, तभी आप खाली बाल्टी को बड़ी आसानी से उठा लेते हो और भरी बाल्टी को उठाने में तकलीफ होती है। क्या हमारा लिक्विड जगह घेरता है? बिल्कुल जगह घेरता है बेटा। यदि मैं इसी ग्लास को पूरा पानी को ऊपर तक भर दूं
और मैं इसमें कुछ और, मान लीजिए मैं इसके ऊपर कुछ और डालना चाहूँ, बाई चांस मैंने सोचा कि इसमें मैं कोल्ड ड्रिंक मिला लूँ, तो क्या कोल्ड ड्रिंक मिलाने पर पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा? भैया ये तो बड़ा कॉमन सेंस है। जैसे ही मैं इस ग्लास को भरने के बाद, ग्लास को मैंने यहाँ तक भर लिया, अब इसके ऊपर मैं यदि कोल्ड ड्रिंक डालूंगा तो वो तो बाहर आ जाएगा ना मटेरियल। क्यों मटेरियल बाहर आ जाएगा? क्योंकि हमें पता था कि जब भी हम कोई चीज को लेते हैं जो कि मैटर कहलाती है, वो जगह घेरती है। अब ऑलरेडी वहां जगह कवर की जा चुकी, ग्लास तो पहले से भरी है, मैं और पानी डालूंगा या और कोल्ड ड्रिंक डालूंगा तो वो तो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह तो थी ही नहीं। इसका मतलब आप लिक्विड को भी मैटर कह सकते हो। क्या गैस मैटर है? बिल्कुल है। भले ही वो गैस आपको नजर नहीं आ रही, पर गैस भी मैटर कहलाती है। कैसे? तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, क्या गैस में वजन होता है, मास होता है? बिल्कुल होता है। आप खाली सिलेंडर को बड़ी आसानी से उठा लेते हो, लेकिन वहीं जब आपकी जो सिलेंडर है गैस वाली, कौन सी, जो घरों में किचन में यूज होती है, क्या उस सिलेंडर को भरे होने पर, गैस को भरे होने पर आप आसानी से उठा पाते हो? नहीं उठा पाते, आपको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उस गैस का, उस एयर का वजन था, मास था। इसका मतलब उसमें मास तो होता है। अच्छा, क्या वो जो गैस है वो जगह कवर करती है? बेटा यदि जगह कवर नहीं करती तो आपने उस सिलेंडर में गैस भरी ही क्यों? ये तो आपको भी पता था ना कि हम गैस को एक पर्टिकुलर जगह पे भर सकते हैं, हाँ या ना? दूसरी चीज, यदि वही गैस, वही सिलेंडर लीक कर जाए, सारी गैस उड़कर कहाँ जाएगी? आपकी सराउंडिंग्स में, आपको बदबू आना शुरू होगी। लेकिन वो पूरे रूम को कवर कर रही है ना, इसका मतलब आप समझते हो कि उसने जगह तो यहां भी घेर ली। इसका मतलब एयर या गैस भी अपने आप में मैटर है, क्योंकि उसके पास भी मास और जगह घेरने वाली प्रॉपर्टी होती है। इतना समझ गए? ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया वो बस इतना बताया कि भैया मैटर क्या होता है, वो भी उन बच्चों को स्पेशली जिन्होंने शायद पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे। ठीक, दैट मीन्स आप मैटर की बात समझ गए कि भैया मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। इतनी दो बातें आपको याद रखनी। मैंने कहा ठीक है, सारी चीजें आपके सामने एग्जाम्पल। लेकिन ये जो बातें आपके सामने रखी गई हैं मैटर की, ये तो हमने नॉर्मली पढ़ लिया, पर जब मैं इस मैटर के बारे में थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूं, बच्चा ना, ये हमारा मेन टॉपिक का एक छोटा सा पॉइंट था। एक्चुअल पॉइंट क्या है वो समझते हैं। ये जो मैंने आपको मैटर बताया है, ये सिर्फ हमने नहीं पढ़ा या हमने अपने आप से नहीं जाना, हमें किसी ने बताया होगा ना। तो बेटा इस मैटर के बारे में हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे या जो पुराने ऋषि मुनि थे, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें ज्ञान दिया। और इसी ज्ञान देने के मामले में एक नाम आता है जिनका नाम है महर्षि कणाद। कुछ लोग इनको कनद बोल देते हैं, किसी बुक्स में इनका नाम लिखा हुआ है कणाद। मैं तो ऐसे कणाद बोलने वाला हूं, ऋषि कणाद। ठीक है, ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, हमारे प्राचीन भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऋषि हुए हैं। और इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके हमें बता दिया कि ये जो मैटर आप बात कर रहे हो, है ना, कोई भी चीज अपने आसपास जिसको आप मैटर कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? दो बातें थी, मास और वो जगह घेर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, इन्होंने उसको मैटर को क्या बोल दिया, नया नाम दे दिया। मैटर की जगह उन्होंने बोलना शुरू किया पदार्थ। हिंदी में उसे पदार्थ कहते हैं। आपके जो भी साथी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे वो लोग मैटर को पदार्थ के नाम से ही जानते हैं। तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है, काम करो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, पदार्थ। उन्होंने बोला कि मैटर, तुम लोग मैटर कहो, हिंदी वाला यानी कि हिंदी वासी यानी कि इंडिया हिंदी होने के नाते हम इसको पदार्थ बोल देंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला पदार्थ। इन्होंने एक चावल का दाना उठाया। मेरा पूरा इनका एक्सपेरिमेंट सुनो, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चावल का दाना उठाया। क्या ये चावल का दाना हमारे लिए मैटर है? बिल्कुल है, क्योंकि जब मैं चावल को रखूंगा तो वो जगह घेरेगा। और बेटा इस चावल को आप जब तौलोगे ना तो इसका वजन आएगा, भले ही कम आए, ना के बराबर है पर आएगा। पॉइंट क्या है, तो ये जो चावल का दाना है, क्या ये मैटर है? हाँ, पर इन्होंने उसको क्या बोल दिया, पदार्थ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ऋषि कणाद ने इस चावल के दाने को खाना शुरू किया। एक दाना लिया, खाया, निकाला, फिर अब जब खाया होगा तो ये टूट गया होगा। हम खाते हैं टूट जाता है, ऐसे इन्होंने खाया, टूट गया। फिर उस टूटे हुए दाने को फिर से खाया, फिर चबाया। ऐसे करते करते, चबाते 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 उनको ना एक ऐसी स्टेट मिली, एक ऐसा पॉइंट मिला जब उनका जो चावल का दाना था इतना छोटा हो गया कि, वो चावल का दाना इतना छोटा हो गया कि अब उसको वो और नहीं तोड़ पा रहे थे या और नहीं चबा पा रहे थे। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, एक लिया चावल का दाना, है ना, ये चावल का दाना तो कुछ गलत बन गया बेटा, चावल का दाना, चलो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। इन्होंने इसको तोड़ा, मान लीजिए पहले उन्होंने 2 हिस्से कर लिए, फिर और किए कितने, 4 हिस्से,
ऐसे करते 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 बेटा उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर दिए और लास्ट में इतना छोटा पीस कर दिया कि उन्होंने भी बोल दिया कि अब मैं इसको और नहीं तोड़ पा रहा हूं और छोटा नहीं कर पा रहा हूं, और जब मैं इसको और छोटा नहीं कर पा रहा हूं तो अब इसी को मैं बोल दूंगा क्या, परमाणु। इसी को मैं बोलूंगा परमाणु। इसको नाम दिया था उन्होंने पदार्थ, जिसको हम क्या बोल रहे थे, मैटर, और इन्होंने उस मैटर को, पदार्थ को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने चावल का दाना लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एक कागज से शुरू कर लो, आप एक कागज का पेपर लो, फाड़ते चलो, फाड़ते फाड़ते बेटा एक स्टेट आएगी जब आप उसको फाड़ नहीं पाओगे। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ थी। ये चावल का दाना टूटते टूटते इस स्टेट पर पहुंच गया कि वो चावल के दाने ने टूटने से मना कर दिया, और उस स्टेट को उन्होंने बोल दिया कि हम किस स्टेट में आ चुके हैं, परमाणु। यही बात किसने बनाई थी, ऋषि कणाद ने बोली थी कि कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ को यदि आप तोड़ते जाते हो तो एक लास्ट में एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें हम उस पदार्थ को और नहीं तोड़ सकते, और वो स्टेट हमारे लिए परमाणु की स्टेट, यानी कि उसको, उस पार्टिकल को हम क्या बोल देंगे, परमाणु। आपको यदि आपका पिछला चैप्टर याद हो तो उसमें हम क्या बोलते थे कि कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। इन्होंने क्या किया, उसी पार्टिकल का नाम रख दिया, परमाणु रख दिया। समझे, बस इतनी ही कहानी थी ऋषि कणाद की। क्लियर। अब ये जरूरी तो नहीं बेटा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, वही चीज मैंने आपको समझाई है। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम जब पढ़ रहे हैं तो इस समय सिर्फ हम ही पढ़ रहे हो सकता है हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा हो वो भी पढ़ रहा हो। तो सेम सिचुएशन हुई कि एंशियंट हिस्ट्री में, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री थी उसमें ये काम किसने किया, ऋषि कणाद ने। बट पैरेलली जो हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे, यानी कि जो अदर देशों के साइंटिस्ट थे, वो भी इस पर काम कर रहे थे। और इसमें दो नाम आते हैं बच्चा, एक नाम आता है डेमोक्रिटस का और एक नाम आता है ल्यूसिफस का। ये दोनों ग्रीक साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी मैटर पर काम करना शुरू किया था। ठीक है, ऋषि कणाद अकेले नहीं थे जिन्होंने काम करना शुरू किया था, हालांकि हम उनको पहले पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने पहले बात कही थी, बट पैरेलली ग्रीक साइंटिस्ट ने भी ये बात किया। अब जो ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने भी वही बात की कि आप जो चीजें बाहर देख रहे हो इसको क्या बोलना है आपको, मैटर। मतलब इन्होंने नाम नहीं बदला, इन्होंने कहा ठीक है आप जो अपने आसपास देख रहे हो वो क्या है, वो है मैटर। जबकि यही बात कणाद साहब ने क्या बोल दी थी, कणाद ऋषि ने इसी को क्या बोल दिया था, पदार्थ बोल दिया था। मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने भी उसी चीज को तोड़ा, मैटर को तोड़ा 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 तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते ये भी एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच गए जब उसको ज्यादा नहीं तोड़ पा रहे थे। तो ऋषि कणाद ने हमें क्या बोला था कि इसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु। पर क्योंकि ये साइंटिस्ट ग्रीक लैंग्वेज को बिलोंग करते थे, ग्रीक कंट्री को बिलोंग करते थे, तो इसी परमाणु का इन्होंने नाम रख दिया एटम। और एटम नाम क्यों रखा, क्योंकि एटम का बेटा, एटम का मतलब ही होता है ग्रीक में इंडिविजुअल, यानी कि हम उसको और नहीं तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसी पार्टिकल का क्या नाम रख दिया, एटम्स या एटमॉस। क्यों, क्योंकि वो इंडिविजिबल है और ग्रीक में इसका मतलब यही होता है, इसलिए उसका नाम हो गया एटम। ठीक है, कुछ नया नहीं था। अब एक बात समझ में नहीं आई कि ठीक है हम मैटर को समझ गए, हम मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, ये समझ गए। वो जो मैटर है तोड़ते 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 लास्ट में एक पॉइंट आया जहां मैं नहीं तोड़ पा रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया पार्टिकल। पार्टिकल का नया नाम हमने रख दिया परमाणु हिंदी के हिसाब से, और हमारी केमिस्ट्री और ग्रीक लैंग्वेज में हमने उसको बोल दिया क्या, एटम से एटमॉस। ठीक है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा, एक ऋषि टाइप के ही व्यक्ति आए जिनका नाम था कात्यामा। ठीक है, कात्यामा, कात्यामा, जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, कात्यामा, कात्यामा, जो आप बोलना चाहें। इनका ये कहना था, देखो आपने क्या बोला ध्यान से समझना, इनका ये कहना था कि जब आप किसी मैटर को देखते हो, मान लीजिए मैंने एक डब्बा बना दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, मैटर, हिंदी में सिर्फ हमने बोल दिया पदार्थ। इनका ये कहना था कि आपने इसको तोड़ा, आपने इसको तोड़ा, आपने इसको तोड़ा, ठीक है, आप तोड़ोगे, तोड़ते 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 सिचुएशन क्या हुई, तोड़ते तोड़ते सिचुएशन ये हो गई कि आप पहुंच गए कहां, एकदम लास्ट स्टेट पे, और इसका क्या नाम रख दिया था आपने, एटम्स, हिंदी में सिर्फ हमने बोल दिया था परमाणु। अब दिक्कत ये है, इनका ये कहना था कि जब आप ऊपर से नीचे आ चुके हो तो आपको लास्ट पार्टिकल मिल गया, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं, यानी कि इसी एटम को यूज करके हम मैटर बना सकते हैं। सबका दिमाग, सबका ध्यान उन्होंने खींचा कि अब इस प्रोसेस को रिवर्स करके भी तो दिखाओ। तो जैसे ही इस प्रोसेस को रिवर्स करने की बारी आई तो समझ में ये आया कि ये जो एटम्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि अकेले घूम सकें। मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अपने आसपास जो बिल्डिंग्स हैं इसमें सबसे छोटी चीज क्या है, तो बेटा आपका दिमाग कुछ भी कहे, लेकिन समझने के लिए मैं आपको एक चीज बोलूं, ईंट।
क्या मैं ईंट को सबसे छोटी यूनिट बोल सकता हूं? क्या मैं ईंट को एज अ पार्टिकल, एज अ एटम मान सकता हूं? बिल्कुल मान लो फिलहाल के लिए। यानी कि मुझे यदि पूरी बिल्डिंग बनानी है तो मुझे ईंट की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? सेम ऋषियों ने यह समझाया कि जब आप इस मैटर को बनाना चाहते हो तो इस एटम को वापस जोड़ जोड़ के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी तुम तोड़ तोड़ के नीचे लेके आए हो तो अब जोड़ जोड़ के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ध्यान से सुनना, इनकी बात को हमें समझना पड़ेगा। इन्होंने यह समझाया कि ये जो एटम्स तुम जान चुके हो, ये जरूरी नहीं है कि ये फ्री स्टेट में यानी कि अकेले अकेले घूमे, ये किसी दूसरे के साथ जुड़कर ऊपर तक जाएंगे। भैया ये क्या समझा दिया? देखो, इनका ये कहना था, जैसे कि आपने ईंट का एग्जांपल लिया, क्या मैं एक एक ईंट को बस रख के पूरी दीवार बना सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं एक एक ईंट को रख कर दीवार बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। बस मुझे उनको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि क्या बनाना पड़ेगा? कंबाइन, यानी कि वो अकेले रहकर, एक अकेले ईंट फ्री रहकर, मतलब किसी के साथ जुड़े ना, अकेली घूमती रहे। क्या वो अकेली ईंट पूरी बिल्डिंग बना देगी? नहीं, हमें ऐसी बहुत सारी ईंटें लानी पड़ेंगी, उनको जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके बिल्डिंग बनेगी। यही इन्होंने समझाया, ऋषि कात्यायन ने। उन्होंने कहा कि तुम यदि मैटर को तोड़कर इस स्टेट तक आ सकते हो, वो गुड, तुम एटम को समझ गए। लेकिन जब वापस जाना है, यानी कि तुम्हें एटम को वापस मैटर बनाना है, तो तुम्हें बेटा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जुड़ जुड़ के ही तो तुम ऊपर तक पहुंच पाओगे ना। और इसी वजह से इन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या कहा? इनके अकॉर्डिंग एटम्स माइट नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, वो अकेली नहीं रहेंगे, बट एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट। यानी कि यदि तुम्हें एक एटम से वापस मैटर को बनाना है, एक ईंट से वापस बिल्डिंग को बनाना है, तो आपको उन एटम्स को कंबाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और यहीं से एक फिलॉसफी निकलती है, कॉम्बिनेशन की फिलॉसफी, जो हमारे चैप्टर का हिस्सा है, जैसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन वो कॉम्बिनेशन वर्ड क्यों आया? ये कॉम्बिनेशन वर्ड इसी वजह से आया क्योंकि हमें ये समझाया गया कि यदि मैं इसको उठा के वापस यहां तक जाना चाहता हूं तो मुझे एटम्स को जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। Antonio Lavoisier Joseph L. Proust laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination। बेटा बेसिकली यहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जब तक हमें ऋषियों ने जो बातें कही थी, वो सारी बातें कैसी थी? ऋषि मुनि द्वारा जो भी सभी, देखो बेसिकली वो ऋषि मुनि जो थे वो फिलोसोफर थे, यानी कि सिर्फ अपने सोच पर काम करते थे, उनको जो समझ में आया, पर उसको कोई क्या एविडेंस नहीं था। और आजकल की दुनिया कैसी है? प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। वो प्रूफ दिखाने का काम किया इन लोगों ने, है ना। ये जो आप लेवोसियर का नाम सुनते हो बेटा, ये केमिस्ट्री के फादर भी बोले जाते हैं, और उन्हीं के स्टूडेंट थे प्राउस्ट साहब। इन्होंने मिलकर ना, जो साइंटिस्ट ने अब तक बातें कही थी उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जो हमें समझने हैं हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज में। तो यहां से बात आती है किसकी? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। अब जब आप ये वर्ड देखेंगे कॉम्बिनेशन, तो आपका दिमाग फट से कहेगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब सर, जब हम मैटर को तोड़कर नीचे एटम तक पहुंचे, यहां तक तो ठीक था, लेकिन यदि कोई एटम से वापस कहां पहुंचना चाहता है, नीचे से ऊपर जाना चाहता है, तो वो उस एटम को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। और इसी कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, इसी कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव की और दो लॉज निकाल के दिए, एक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ निकाल के दिया लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, देखो ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा। जब यहां समझा देता हूं, ठीक है, जब कुछ लिखा नहीं है यहां, इतने हिस्से में समझते, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मुद्दा ये है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको, ठीक। देखिए क्या हुआ कि जब हमारी बात इस तरीके से हुई कि हमें पार्टिकल या एटम को वापस मैटर बनाना है, तो ऋषि कात्यायन ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल है जिसको तुमने एटम नाम दे दिया, ये खाली अकेले नहीं घूमेंगे, ये दूसरे के साथ जुड़ेंगे, यानी कि क्या बनाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। जैसे आप हो, आपको अकेले रहना पसंद ना हो तो आप किसी के साथ दोस्ती करोगे, यही बात उन्होंने समझाई। अब जब ये दोस्ती होती तो दो तरीके से होती, यहां ध्यान से समझना है। मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया एक एटम, ठीक है, मैंने क्या ले लिया? एक एटम। अब ऋषि ने क्या बोला? एटम्स। इनका कहना था कि ये जो है एटम है, ये जो है फ्री नहीं रहने वाला, ये जो एटम्स होते हैं ये फ्री रहने वाले, बल्कि ये क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? दोस्ती करेंगे, यानी कि कंबाइन हो जाएंगे, ये उनका कहना था, ठीक है, कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे।
लेकिन ये जब किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं इनकी दोस्ती करने के? पहला तरीका, यदि मैं ए नाम का व्यक्ति हूं या ए नाम का एटम हूं, तो मैं मान लो दोस्ती भी किससे कर रहा हूं? किसी ए नाम वाले से ही कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? यदि मैं ए नाम का हूं और मैंने दोस्ती भी ए नाम के साथ ही कर दी, तो एक तो इस टाइप की दोस्ती हो गई। और दूसरा दोस्ती करने का तरीका यह होता है कि बाई चांस यदि मेरा नाम ए है और मैंने दोस्ती कर ली किसी बी नाम वाले से, मैंने दोस्ती कर ली किसी सी नाम वाले से, मतलब अपने अलावा किसी और से दोस्ती कर ली, तो दोस्ती करने के दो तरीके हुए। एटम्स फ्रीली नहीं घूम सकता, उसने करनी थी दोस्ती। दोस्ती करने के दो तरीके, या तो अपने ही नाम वाले से दोस्ती कर लो या फिर किसी दूसरे नाम वाले से दोस्ती कर लो। यदि हम अपने ही नाम वाले से दोस्ती करेंगे तो इसको हम बोल देंगे एलिमेंट का मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बेटा ये अभी आपको ना बस समझ लेना है, ध्यान से समझना। ऋषि कात्यायन ने यह समझाया कि एटम फ्री स्टेट में नहीं रहने वाला, फ्री स्टेट की जगह वो करेगा दोस्ती। अब जब भी वो दोस्ती करेगा तो दोस्ती करने पर इसका नया नाम हो जाएगा मॉलिक्यूल। जब तक वो अकेला था, वो एटम था, पर क्योंकि वो अकेला रह ही नहीं सकता, उसको हर बार दोस्ती करनी पड़ेगी यदि समाज में रहना है। और जैसे ही वो दोस्ती करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर हमें यह भी समझ में आया कि जब वो दोस्ती करना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने जैसे के साथ दोस्ती कर ले या फिर वो किसी दूसरे के साथ दोस्ती कर ले। गलती से यदि उसने अपने जैसे ही दिखने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती कर ली तो बेटा वो मॉलिक्यूल तो कहलाएगा क्योंकि उसने दोस्ती की, लेकिन वो मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा? एलिमेंट का। उदाहरण, ऑक्सीजन ने दोस्ती की ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं O2। क्यों? क्योंकि ये क्या था? अकेला व्यक्ति। अकेला व्यक्ति मतलब एटम, लेकिन अकेला तो वो रह नहीं पाया, उसने की दोस्ती। इस O ने अपने ही जैसे दिखने वाले O से दोस्ती कर ली और क्या बना लिया? O2। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया कंपाउंड। कंपाउंड बोल रहा हूं बच्चा, इसको हमें मॉलिक्यूल बोलना है। क्या बोलना है? मॉलिक्यूल। लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका था? ये मॉलिक्यूल था एलिमेंट का। क्यों एलिमेंट का है? क्योंकि हम दोनों ही सेम है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये क्या है? अकेला H क्या है? सर एटम अकेला है, पर ये अकेला तो रह नहीं सकता, तो इसको मैंने क्या बना दिया? इसको मैंने बोला एक काम करो, एक और H से दोस्ती बना लो, अपनी बॉन्डिंग बना लो। इसका मतलब तुम क्या बन जाओ? तुम बन जाओ मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल H2 जो बना है बेटा, इसको भी हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल तो बोलेंगे, पर ये मॉलिक्यूल किसका होगा? एलिमेंट का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल होगा? एलिमेंट का, क्योंकि दोनों ही जगह सेम लोग बैठे। ठीक है, अब आते हैं इधर, जब दोस्ती किसी दूसरे के साथ होगी, जैसे बाई चांस मैंने दोस्ती, मान लीजिए मेरा नाम है सी, या इसको नहीं पकड़ते, आपको समझ में आएगा, H2O के एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल ले लो। अब हाइड्रोजन जो था, इसने दोस्ती किससे कर ली? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि जो हाइड्रोजन का एटम था, इसने दोस्ती किससे कर ली? ऑक्सीजन के एटम से। क्या दोनों लोग सेम है कि अलग अलग? सर अलग अलग है। इसका मतलब दोस्ती हुई है अलग अलग लोगों से। अच्छा, दोस्ती हुई है इसलिए तो मॉलिक्यूल तो बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वो दोस्ती सेम व्यक्ति के साथ हुई है कि अलग अलग? यदि सेम के साथ होती तो उसे हम एलिमेंट बोल देते, क्योंकि ये दोस्ती अलग अलग के साथ हुई है। तो अब आप इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो मॉलिक्यूल है बेटा, वो किसका मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। क्या मैं इसको मॉलिक्यूल बोल सकता हूं? हाँ, क्योंकि कार्बन ने किसके साथ दोस्ती की है? ऑक्सीजन। दोस्ती तो हुई है, दोस्ती हुई है, इसका मतलब ये क्या है? कंपाउंड। और ये कंपाउंड किसका है? सॉरी बेटा, इसको हम मॉलिक्यूल तो बोलना है ना। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, CO2। क्या ये कंपाउंड मॉलिक्यूल वाला है सिस्टम? बिल्कुल है। क्या मैं इसे दोस्ती बोल सकता हूं? दोस्ती बोल दिया मतलब ये मॉलिक्यूल बन गया, बिल्कुल। लेकिन ये उसने मॉलिक्यूल ने जो दोस्ती बनाई है वो अलग अलग व्यक्तियों के साथ बनाई है। ठीक है, तो आपने इसको बोल दिया ये कौन सा मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का। यदि मेरी दोस्ती सेम के साथ होती तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल, यदि मेरी दोस्ती अलग अलग लोगों के साथ है तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल। और दोस्ती का मतलब मॉलिक्यूल, अकेले रहने का मतलब एटम। अकेला हूं एटम कहलाऊंगा, दोस्ती करूंगा मॉलिक्यूल कहलाऊंगा। दोस्ती यदि सेम लोगों के साथ एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहलाऊंगा, दोस्ती यदि अलग अलग लोगों के साथ कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाऊंगा। पिक्चर क्लियर? गुड। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों समझाई है? क्योंकि जब भी आप दोस्ती करोगे यानी कि आपको करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। और जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन बच्चा हवा में नहीं होता,
मतलब हलवा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है। कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ सिस्टम फॉलो करने होते हैं। और ये बात मुझे किसने बताई? ये बात मुझे हमें बुक में हमें बताई साइंटिस्ट ने। और साइंटिस्ट का नाम मैंने अभी बताया था, लिवोशियर साहब, प्राउस साहब। इन्होंने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट निकाले। एक कॉन्सेप्ट था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और एक कॉन्सेप्ट था लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। थोड़ा ध्यान से समझना। इनका ये कहना था कि यदि आप दो अलग अलग चीजों को या दो सेम चीजों को मिलाना चाहते हो, यानी कि उनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, यानी कि आप एटम को क्या बनाना चाहते हो, दोस्ती कराने का मतलब मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो, तो हवा में हलवा जैसा काम नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वहां चलेगा कुछ सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कंजर्वेशन ऑफ मास का और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या था? सिंपल सा था, समझो। पहले तो एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी कहीं कॉम्बिनेशन होता है, जब भी कहीं दोस्ती होती है, तो भाई साहब दोस्ती ऐसे ही तो नहीं होगी। जब दोस्ती होती है तो कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलता है। दो लोगों की दोस्ती होती है तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है ना। केमिस्ट्री की भाषा में यदि कहीं कॉम्बिनेशन हो रहा है तो भाई साहब उस कॉम्बिनेशन का मतलब वहां हो रहा है चेंज। और कौन सा चेंज कहलाएगा? ये केमिकल चेंज कहलाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये चीज आपको बड़ी क्लासेस में और अच्छे से क्लियर होगी, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जब कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, एक का दूसरे के साथ दोस्ती हो रही होती है, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। हालांकि ये केमिकल चेंज हम रीजन केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, देखो जब मैंने ये वाला एग्जांपल, जब मैंने हाइड्रोजन लिया, ये एटम था, फिर मैंने इसकी दोस्ती किससे करा दी? ऑक्सीजन से। तो ये क्या बन गया सर? ये तो बन गया एक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये मॉलिक्यूल सेम व्यक्ति, इसकी दोस्ती सेम से कि अलग अलग? अलग अलग। तो आप इसको कौन सा मॉलिक्यूल बोलोगे? कंपाउंड का। यानी कि यहां कॉम्बिनेशन हुआ है, चीजें जुड़ी हैं, ठीक है। अब जब ये कॉम्बिनेशन हुआ तो बेटा यहां इसको हम केमिकल चेंज भी बोल देते हैं। जब कोई कॉम्बिनेशन होता है तो वहां केमिकल चेंज होता है। अब आपको ये छोटी क्लास है आपकी, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसना है, पर वो केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल चेंज कैसे पहचानेंगे? देखो मैं आपको समझाता हूं। जब केमिकल चेंज होता है ना, तो एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है। सर ये क्या बोल दिया? नया प्रोडक्ट का मतलब नॉर्मली जो हाइड्रोजन होती है ये एक गैस होती है, और ऑक्सीजन भी क्या होती है? एक गैस होती है। लेकिन जैसे मैंने उन दोनों को जोड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोस्ती कराई, तो हमें इन दोनों के मिलने के चक्कर में H2O मिला। और H2O क्या होता है? अपने आप में लिक्विड होता है। क्या गैस ने मिलकर लिक्विड बनाया? कोई नया प्रोडक्ट मिला ना। क्या अब हमारे पास गैस है? नहीं, हमारे पास अब क्या है? एक लिक्विड है, और वो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। तो ये होता है केमिकल चेंज। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा अभी आपस में नहीं उलझने वाले, हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर। बस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि वहां केमिकल चेंज होगा, तो केमिकल चेंज में क्या होता है? हमेशा जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा ये क्या है सर? मास कैसे कांस्टेंट होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ जाता हूं। मान लीजिए आपने क्या लिया, एक एग्जांपल समझ आता हूं। मान लीजिए मैंने बोला कि यहां क्या ले लो आप? हाइड्रोजन ले लो। ये क्या थी? गैस थी। अब इसकी दोस्ती हमने किससे करा देनी है? ऑक्सीजन थे। सर ये भी क्या थी? सर गैस थी। इनको जोड़ेंगे और इनसे हमें क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा सर H2O। क्या यहां जो दोस्ती हो रही है? सर हो रही है। इसका मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन है। हाँ सर। ये लोग क्या है सर? इस तरफ जो लिखे हैं और इस तरफ जो लिखे हैं वो अलग अलग है। ये लोग गैस है, ये लोग लिक्विड है। फाइनली हमें क्या मिल गया? दोस्ती का मतलब मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि जब आप कोई केमिकल कॉम्बिनेशन को देखते हो, यानी कि केमिकल चेंज को देखते हो, तो जो लेफ्ट में लिखा होता है ये कहलाता है रिएक्टेंट, और जो राइट में लिखा होता है ये लिखा होता है क्या? आपका प्रोडक्ट। मैंने कहा ठीक है। रिएक्टेंट समझ लो रॉ मटेरियल। रिएक्टेंट का मतलब रॉ मटेरियल, यानी कि जिससे वो चीजें मिलकर बनी है, और प्रोडक्ट का मतलब जो चीज हमें फाइनली दिख रही है बनने के बाद। मैंने कहा ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बोलता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट का मास है, जो मास हमारा रिएक्टेंट का मास यानी कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास जो टोटल था, वही रिएक्शन होने के बाद यानी कि दोस्ती होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। मास ना कम होगा ना ज्यादा होगा।
इसका मतलब ये है कि, उदाहरण देता हूं मैं एक सिंपल सा, आपने केक बनाया, केक बनाने के लिए आपने आटा लिया, मैदा लिया, शक्कर ली, है ना, बेकिंग पाउडर लिया, आपने मान लीजिए कोई वैनिला एसेंस लिया, इन सबको ना आपने तौला, इन सब का आपने वजन किया, मान लीजिए वजन कितना आया 500 ग्राम। तो जब मैंने केक को बना दिया, यानी कि यहां सब लोगों को मैंने जोड़ दिया, केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। बनने के बाद यदि किसी ने केक का वजन किया तब भी कितना आना चाहिए, 500 ग्राम। और यही बात थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि मास ना कम होगा, ना ज्यादा होगा, ना खर्च होगा, ना मिटेगा, बस इधर से उठकर यहां आ गया। देखो आप ध्यान से, उन्होंने यही लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस हैपेंस यूनिवर्सली फ्रॉम बॉडीज टू द सन, मतलब हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन चेंजेस होते हैं। व्हेन 2 or more substance mix दे क्रिएट अ होली न्यू सब प्रोडक्ट, जो मैंने आपको समझाया, इसको हम केमिकल चेंज, केमिकल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि इस केमिकल कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे, मास, ध्यान से देखने वाली बात ये है, मास ऑफ द, अरे कहां गया पेन, मास ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस इक्वल्स टू द मास ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि जितना मास हमारे लेफ्ट साइड में था, रिएक्टेंट का था, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जुड़ने के बाद में जब पानी बन गया, H2O बन गया, उसका मास भी वही रहने वाला है, मास कभी इधर उधर नहीं जाता। और ये लॉ है किसका, केमिकल कॉम्बिनेशन का। जब भी आप दो चीजों को जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जुड़ने पर कोई चीज खत्म हो गई या कोई चीज बढ़ गई, नहीं, पहले जो था उतना ही मास बाद में भी रहेगा, बस फर्क ये हो जाएगा, पहले आप लोग दिख रहे थे अलग अलग, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बाद में हो सकता है आप मिलने के बाद अलग दिखने लगे, जैसे कि पानी, पर मास कम नहीं हुआ, मास उतना ही है, ठीक है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना आप मास को बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, बस क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में बस इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। अब सर जितनी भी बातें आप कह रहे हो, भैया जितनी भी बातें कह रहे हो, ये हवा में कह रहे हो कि कोई सिस्टम है, कोई लॉजिक है, कोई प्रूफ है? तो बेटा इसका प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि मैं आपको भी बेसिक बातें भी समझा देता हूं। देखो हुआ यूं कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, या एक, इसको बेटा फ्लास्क समझ लो, फ्लास्क है ना, बर्तन है समझ लो, कांच का। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये कॉर्क, ठीक है बेटा, ये कॉर्क है ऊपर, ये ढक्कन का, ये जो है ये कॉर्क है, ढक्कन है, ये है, ये कोनिकल फ्लास्क है कांच का, ये धागा बना हुआ है, थ्रेड, इधर से धागा भी हुआ है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम, बेटा ये पाइप था, एक पाइप, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, क्या हुआ कि अंदर जो आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, अंदर जो ब्राउन कलर है उसमें है, समझ लो क्या, एक सॉल्यूशन X, मैं आपको ना अलग से बता देता हूं, ये समझ लो, हाँ, जो ब्राउन कलर में दिखता है वो क्या है, सॉल्यूशन है X, ठीक है। और जो इस पाइप के अंदर है, मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, शायद समझ में ना आए, ये जो पाइप के अंदर है, पाइप के अंदर जो है वो क्या है, ये है Y, ठीक है। फ्लास्क में ब्राउन कलर में क्या है X, पाइप के अंदर क्या है Y। अब ये दोनों अभी मिले नहीं, अभी इनका दोस्ती मिलन नहीं हुआ है। हमने क्या किया, इसका वजन करके देखा, अभी हमने कोई रिएक्शन नहीं कराई, हमने बस इसका वजन करके देख लिया। अब जैसे ही हमने वजन करके देखा तो भाई साहब इस एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता चला कि इनका वजन मान लीजिए कितना है, मान लीजिए इनका वजन आया 100 ग्राम, ठीक है। अब धीरे धीरे मैंने इस धागे को खींचा, धागे को खींचने पर ये जो टेस्ट ट्यूब है, यानी कि जो नली है, ये हल्की हल्की तिरछी होने लगी। तिरछी होने के चक्कर में ये जो भाई साहब अंदर बैठे थे, जिनका मैंने नाम क्या दे दिया, Y दे दिया, ये निकल के फटाक से किस में मिलने लगे, X में मिलने लगे, ठीक है। तो इस चक्कर में एक रिएक्शन हुई। मान लो मैंने X को बोल दिया एसिड है और Y को बोल दिया बेस है। अब बेटा थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, जब एक एसिड और बेस मिलते हैं तो मिलने पर वो बनाते हैं सॉल्ट, यानी कि नमक, और थोड़ा बहुत पानी। आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, बस अभी आप सुन लेंगे। और वो ये है कि जब मैंने ये रिएक्शन कराई तो क्योंकि मैंने X और Y को मान लो एसिड बोल दिया, तो इस तरफ हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और साथ में मिलेगा वाटर, H2O। तो जब ये रिएक्शन हो चुकी, जब मैंने इस मटेरियल को इस दूसरे वाले मटेरियल में मिला दिया, इस टेस्ट ट्यूब का मटेरियल ब्राउन कलर में मिला दिया, रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने का मतलब उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन, दोस्ती वोस्ती होनी थी, हो गई। तो अब जब मैंने वजन निकाला तो अगेन वजन कितना मिला, 100 ग्राम ही मिला, जबकि
चीजें थोड़ी सी बदल चुकी थी। अब ये बदलने के बावजूद भी वजन क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमारा रूल ही यही था कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, दोस्ती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भैया जितना वजन, जितना मास तुम्हारा पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। और यही हमारा रूल था केमिकल कॉम्बिनेशन में, पहला वाला, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक्स में थोड़ा बहुत दिया जाता है, पता नहीं कितनी बुक्स में दिया गया है बेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कार्बन लिया और ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन। जब आप इसका वजन तोलेंगे ना, वजन यानी कि इसका मास देखते हैं, तो ये जो कार्बन होता है ये होता है 12 यूनिट का, 12 ग्राम का मान लीजिए भी आप, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है, मतलब इसका वजन समझ लो 12 है। और ऑक्सीजन का एक एटम का वजन होता है भाई साहब 16। अब यहाँ टोटल कितने हैं? 32 हो जाएंगे, क्योंकि 2 लोग बैठे हैं, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया 12 यूनिट, इसको मैंने बोल दिया 32 यूनिट। अब ये तो कब हो गया? जब तुम लेफ्ट में बैठे हो। लेफ्ट का मतलब रिएक्टेंट, इसका वजन जोड़ा कितना आया? 44 यूनिट। जब किसी ने इस प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का वजन चेक किया, तब भी कितना निकल के आया? तब भी निकल के आएगा 44 यूनिट। इसका मतलब वजन में, मास में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्लियर? तो दिस इज मास कांस्टेंट वाला रूल, यानी कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। ठीक है, अगला लॉ है, वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये क्या है? तो देखो, इनका ये कहना था लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का कि आप ना दोस्ती कराना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, करा लो। फॉर एग्जाम्पल आपने दोस्ती किसकी करानी चाहिए? उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन को लिया और इसकी दोस्ती किससे करानी चाहिए? ऑक्सीजन से। तो आपको क्या मिलता है? H2O, पानी। कोई बात नहीं। इनका यह कहना था कि जब भी आप हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से दोस्ती कराओगे और क्या मिलके बनाओगे? पानी मिलके बनाओगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो दोस्ती इंडिया में हो, वो दोस्ती पाकिस्तान में हो, वो दोस्ती अमेरिका में हो, वो दोस्ती घर के टैब यानी कि घर के नल से हो, वो मतलब घर के नल से पानी मिले, वो दोस्ती तालाब से हो, वो दोस्ती बारिश के पानी से हो, कहीं से भी हो। इनका कहना था आप पानी को कहीं से भी पकड़ो, कहीं से भी मतलब कहीं से भी पकड़ो। हर बार यदि आपको पानी का एक मॉलिक्यूल बनाना है, यानी कि पानी की दोस्ती करवानी है, तो गुरु कुछ चीजें रहेंगी फिक्स। मैंने कहा क्या चीजें फिक्स रहेंगी? तो इनका कहना था कि जब भी तुम्हें H2O बनाना है, ये तभी बनेगा जब तुम हाइड्रोजन के 2 यूनिट लोगे और ऑक्सीजन का 1 यूनिट लोगे, तभी तुम्हें पानी दिखेगा। गलती से यदि तुमने कुछ और बना दिया, मान लो किसी ने सोचा कि नहीं हम तो शक्तिमान हैं, हम हाइड्रोजन के ले लेंगे 4, ऑक्सीजन के ले लेंगे 1, यानी कि ऐसा कुछ करेंगे, तो इनका कहना था बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है बनना, इम्पॉसिबल है। यही तो रूल है केमिकल कॉम्बिनेशन में। आपको 2 रूल बनाए गए, पहले मास वाला और दूसरा क्या है? कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब ही है मेरे भाइयों कि जब भी आप मान लीजिए क्या करना चाहते हो, 2 लोगों की दोस्ती कराना चाहते हो, वो दोस्ती होगी ही तभी जब आपने बराबर से चीजों को मिलाया हो। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी कर दिया। जैसे कि एक और उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए बेटा आपको 1 कार्बन चाहिए और 2 क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 1 कार्बन ले लिया और 1 ऑक्सीजन ले लिया, बेटा ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए आपको ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे? 2। यदि आप यहां चीजें चेंज करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी बदल जाएगा और हमें प्रोडक्ट सेम रखना है। यही उन्होंने कहा कि आप दुनिया में कहीं से भी कोई भी चीज लेके आते हो, फॉर एग्जांपल पानी का एग्जांपल लिया था, आप तालाब से ले आओ, आप समुद्र से लेके आओ, आप नदी से लेके आओ, पानी यदि चाहिए तो हाइड्रोजन 2 लोग, ऑक्सीजन केवल 1। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ये फिक्स है, इसको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, हालांकि ये जो बात उन्होंने कही थी, ये फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास कहा था, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। इसका क्या मतलब है? सुनो फटाफट से। इसका ये मतलब है कि जैसे कि मान लो मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2, ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1, तभी मैं उनकी दोस्ती कराकर क्या निकाल पाऊंगा? पानी। तो इनका ये कहना था कि यदि तुम्हें इनकी दोस्ती करानी है पानी बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन हमेशा कितने चाहिए? 2। बेटा 1 हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा सर? 2 यूनिट। ऑब्वियस सी बात। 1 ऑक्सीजन का जो वजन होता है, जो मास होता है, वो 16 यूनिट होता है, और हमें यहां कितने ऑक्सीजन चाहिए? 1 ही चाहिए। इसका मतलब कितने यूनिट? 16 यूनिट। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका रेशियो निकालो, अनुपात निकालो, तो ध्यान से देखो, 2 और 16 यानी कि 1:8। तो फाइनली इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 1:8 आएगा ना।
और ये 1:8 हमेशा के लिए वैलिड है। इसका मतलब आप कभी भी कहीं से भी पानी बनाओ, हाइड्रोजन यदि आपको 1 यूनिट चाहिए तो ऑक्सीजन आपको 8 यूनिट चाहिए। हाइड्रोजन का मास यदि 1 यूनिट है तो ऑक्सीजन का मास 8 यूनिट रखना पड़ेगा, तभी ये बात हमें प्रूफ करके दिखाएगी कि भैया जो मिलकर बनेगा वो पानी मिलकर बनेगा। वहीं ये समझ गए आप। वहीं मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, कार्बन, और इनकी दोस्ती किससे करानी है, ऑक्सीजन से, और मुझे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। याद रखो मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये फिक्स है कि आपको कार्बन 1 चाहिए पड़ेगा, और 1 कार्बन का मतलब 12 यूनिट, क्योंकि कार्बन का वजन जो होता है 12 यूनिट होता है। ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया ना आपको कितना होता है, 16, और हमारे पास कितने हैं, 2, यानी कि इसका वजन कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। तो अब यदि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मुझे फिक्स रखना पड़ेगा उनका मास। बेटा इनका रेशियो क्या आएगा, काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 8 32, यानी कि 3:8। यानी कि जब भी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन के मुझे 3 मास चाहिए। ऐसे समझ लो कि कार्बन का मुझे 3 ग्राम चाहिए तो ऑक्सीजन का मुझे 8 ग्राम चाहिए। वजन के हिसाब से चीजें होनी चाहिए फिक्स। और ये बात हमें समझाई थी लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में। ठीक है, अब थ्योरी भी देख लो फटाफट से। वाटर कैन बी सोर्स फ्रॉम रिवर्स ओशन, कहीं से भी। ईच वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन के एटम। अभी मैंने आपको समझाया ना, H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम थे, 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम था, 1। विद अ फिक्स्ड मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन विच इज 1:8। उसका मास रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए, 1:8। क्लियर। तो ये मैंने आपको समझाया लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। सिमिलरली हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया कि यदि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन का जो एटम है इसके पास कितना वजन था, 12। ऑक्सीजन के पास कितना वजन था, ऑक्सीजन के एक एटम के पास कितना वजन था, 16, लेकिन यहां तो 2 लोग हैं तो वो गया 32। तो एक तरफ लिखेंगे आप 12 और एक तरफ लिख दिया आपने 32। इनका रेशियो आया 4 से डिवाइड करने पर 3:8। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे मैटर में हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं और कैसे उनको कंबाइन करने के लिए 2 रूल निकल कर आए, क्योंकि कोई भी काम अपने आप नहीं होता, एक सिस्टम के हिसाब से होता है। बेटा एक चीज मैं आपको बहुत साफ साफ क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस रुक जाओ, कलर चेंज करके बताता हूं। ये क्या है, ये पूरी चीज क्या है, यदि कोई आपसे पूछता है सर इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि सर यहां दोस्ती हुई है किसकी, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये कार्बन अकेला क्या है सर, ये है एटम। ऑक्सीजन, ये देखो O2 दिख रहा है, O2। बेटा O2 क्या है, ये O2 बेटा ये O2 जो है ये मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है, क्योंकि सर O2 अकेला नहीं है ना, इसने भी तो दोस्ती की अपने भाई के साथ, तो बेटा ये भी मॉलिक्यूल है। लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा, ये कहलाएगा सर एलिमेंट का मॉलिक्यूल। आपको समझा दी मैंने, इसी एग्जांपल में सारी चीजें बता दी। जब आप CO2 को पूरा देखते हो तो आपको दिखती है दोस्ती कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, तो आपने बोल दिया मॉलिक्यूल है। कार्बन को अकेला देखा, अकेला था एटम। ऑक्सीजन को देखा तो ये था O2, यानी कि साथ में बैठा था, तो इसको भी मैंने बोल दिया तुम भी दोस्ती करके बैठे हो, मॉलिक्यूल। लेकिन इसकी दोस्ती अपने ही जैसे किसी व्यक्ति के साथ थी, मतलब ये मॉलिक्यूल किसका था, एलिमेंट का। आई होप इतनी पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से आप इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवाइज करने में पहली बार में अपनी समझ अलग होती है। जब हम किसी चीज को दोबारा रिवाइज करते हैं तो एक और क्लियरिटी हमें मिलती। सो इसी बात के साथ मैं आपको भी फिलहाल के लिए बोलूंगा कि जितना आपने पढ़ा इसको रिवाइज कर लीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड डू कंटिन्यू विथ शिक्षाशास्त्र चैनल। थैंक यू बच्चों।